बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 20 फरवरी है, साल 2022। सीनियर सहाफी मदर अब्बास और औरिया मकबूल जान ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बड़ी संजीदा गुफ्तगू की है। इसकी आम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। फेक न्यूज ऑर्डिनेंस पर टोकरा सहाफियों ने सफ़े मातम बिछा लिया है। लावारस कराची में 100 अफराद से डकैती की एक बड़ी वारदात हुई है और इस वक्त सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नायल हो चुकी है। एक तरफ पीपल्स पार्टी और बिलावल मुसलसल वफाकी हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं कि ये नायल है, महंगाई है, वारदातें हो रही हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ जो सिंध के हालात हैं आपके सामने हैं, रिश्वत सिफारिश का कल्चर, आम आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं है, वहां पर बाकी सूबों से ज्यादा महंगाई है, बैड गवर्नेंस की इंतहा है, कराची को बिल्कुल लावारस छोड़ दिया गया, स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर दोबारा बेतहाशा इजाफा हो चुका है। और हैरत की बात यह है कि वो इल्ताफ हुसैन जो पाकिस्तान से मर खप गया था, अब दोबारा उसको मुतहरक करके वहां नारे लगाए जा रहे हैं। और ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिंध हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो अमन व अमान की कुछ सूरत हाल, बड़ी जो दहशत गर्दी की वारदातों में कमी हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए दोबारा इल्ताफ हुसैन टाइप लोगों को इस मुल्क के अंदर उनकी एंट्री जो है, उनके गुमाश्तों की जो एंट्री है, बिल्कुल उसको खत्म किया जाए, ताकि ये एक जो तासर है कि शायद कुछ दोबारा जो है वो एलिमेंट्स मुतारक हो रहे हैं, इसकी तरफ नजर रखने की जरूरत है। दूसरी तरफ आप देखिए, चूंकि कराची से इनको वोट नहीं मिलते, पहले एमकेएम लेती थी और अब पीटीआई के उम्मीदवार वहां से कामयाब हुए हैं, तो इस वजह से शायद ये इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। एक तरफ सहाफी अतर मतीन आप देख रहे हैं, उनका जिस तरीके से मर्डर हुआ, और फिर ये 100 अफराद को एक जगह से 10 से 12 मुसल्लह अफराद ने लूटा है कराची शहर के अंदर। एक्सप्रेस टीवी और बाकी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया बाकायदा तौर पर। अब ये जो वकूआ है, आप अंदाजा कर लें कि इस कराची शहर के अंदर वो पुलिस डिपार्टमेंट और वो बड़े जो गैरतमंद बनते थे, जब मदार कायद पर बेहुरमती का वाकया हुआ तो उन्होंने कहा, पुलिस का जो आईजी था, कि हमारी गैरत जो है वो मर गई है और हमें बड़ा यहां पर बेइज्जती हुई है। जब इस तरह की वारदातें हो रही हैं, बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं और आम लोगों को लूटा जा रहा है, तो आपकी गैरत क्यों मर जाती है? उस वक्त गैरत जो है वो क्यों जिंदा नहीं होती? क्यों आप इस्तीफे नहीं देते? क्यों आप सियासी मुदाखलत के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करते? तो ये बड़ा एक अजीब, चूंकि मिल बांट कर खाना है सबने, इसलिए इस पर कोई मसला नहीं होता। अब बाकायदा तौर पर हफ्ते की शब ये कुरंगी काज वे पर 10 से 12 मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर गाड़ियों को रोका है और उनमें सवार शहरियों से लूट मार की है। इस दौरान डाकू इंतहाई इत्मीनान के साथ अपनी कार्रवाई में मसरूफ रहे। शहरियों से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरियों का कहना है कि उन्होंने 15 पर फोन कॉल करके आगाह भी किया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। इस हवाले से पुलिस पहले तो वाकई से इनकार करती रही है, बाद में उन्होंने कहा एक आध हमें कॉल आई है, 8:33 पर हेल्पलाइन पर टेलीफोन कॉल की थी, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। और ये आप अंदाजा करें कि शहर के अंदर 100 लोगों को बंदा लूट ले, 10-12 मुसल्लह अफराद, और इत्मीनान के साथ वो बता रहे हैं, और लुट जाए सारे पुलिस डिपार्टमेंट। उसको मेरा ख्याल है कि गैरत का मुजाहरा अब करना चाहिए, मौका है, और उनको वर्दियां उतार देनी चाहिए। और ये अगर इसके अंदर सियासी मुदाखलत है तो वो आप आवाज बुलंद करें, लेकिन आप अगर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हमारे इदारे, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जब मदारे कायद पर बेहुरमती का वाकया हुआ था, तो उस वक्त बड़ी एक एक्टिंग हमारे सामने आई थी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त जो एक ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई है, एक तो इलेक्शन ऑर्डिनेंस है, और दूसरा ऑर्डिनेंस आपको इल्म है उसका ताल्लुक फेक न्यूज के साथ है, और वो क्राइम जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, उसके अंदर जो है वो तरमीम लाई गई है। अब ये जो पूरा मामला है, ये आज इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने। उन्होंने बताया है कि अब वैसे नहीं चलेगा, और इस पूरे मामले पर मैं ज्यादा तफसील तो आप सुन चुके हैं कि इसके अंदर कागनिजेबल ऑफेंस, नॉन कागनिजेबल ऑफेंस को किस तरह बनाया गया है। अब 5 साल तक सजा कर दी गई है फेक न्यूज पर, और ये जो प्रोपेगेंडा होता है इदारों को और शख्स की तारीफ कर दी गई है, और उसके अंदर भी बाकायदा तौर पर इदारों को शामिल कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान ने इन ऑर्डिनेंसेस पर दस्तखत कर दिए हैं। अब इदारा, वो कहते हैं कि जो शख्स है उसकी तारीफ के अंदर अब कंपनी, एसोसिएशन, इदारा या अथॉरिटी शामिल है।
آرڈیننس کے مطابق سیکشن 20 میں ترمیم کے بعد کسی بھی فرد کی تشخص کے خلاف حملہ کی صورت میں قید 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ شکایت درج کرانے والا شخص متاثرہ فریق، اس کا نمائندہ یا گارڈین ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملے کے جرم کو قابل دست اندازی قرار دیا گیا اور یہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرے گی۔ ٹرائل کورٹ ہر ماہ کیس کی تفصیل ہائی کورٹ میں جمع کروائے گی۔ 6 ماہ سے اگر ٹائم زیادہ لگے گا تو ہائی کورٹ کا جج اس سے پوچھے گا۔ یہ الیکشن ایکٹ کے اندر بھی اسی طرح ترمیم کر دی گئی ہے۔ اب یہ فیک نیوز جو ہے، اس پر اب یہ بھی آزادی اظہار رائے اور صحافت پر حملہ ہو گیا ہے اور اس پر غریدہ، آسمہ شرادی اور پورا جو ٹولہ ہے اس نے مہم کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں سزا دینے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے۔ اب وہ فیک نیوز کیوں دیں گے؟ اگر آپ نہیں تو پھر آپ کو سزا کیوں ہوگی؟ اب یہ آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا عموماً سہارا لیا جاتا ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے جی ہماری یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے۔ اب آرٹیکل 19 کہتا ہے ایوری سٹیزن shall have the right to freedom of expression, freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction imposed by law. ریسٹرکشن کیا ہے کہ اسلام کی آپ نے مخالفت نہیں کرنی، پاکستان کی آپ نے مخالفت نہیں کرنی، دوست ممالک جو ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا زہریلا پروپیگنڈا آپ نے نہیں کرنا، عوام کے تحفظ کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو۔ تو باقاعدہ آرٹیکل 19 نے لیمٹس بھی مقرر کر دی ہیں، اور یہ جو حالیہ ترمیم کی گئی ہے اور جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے یہ اس کے عین آئین کے آرٹیکل 19 کی روح کے مطابق ہے۔ لیکن اس پر رد عمل بڑا حیران کن ہے۔ ایک تو مریم کہتی ہے کہ یہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہے، مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ یہ خاتون ایسے اظہار کر رہی ہے جیسے اگلی پرائم منسٹر یہی بن رہی ہے۔ یہ انہونیاں بھی اس ملک میں بہرحال ہوتی ہیں۔ آسمہ شرادی کہتی ہیں آمریت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آوازوں کو بند کیا جائے اور تنقید کے تمام راستے مسدود کیے جائیں۔ نواز لیگ کی حکومت نے پیکا قوانین بنائے اور خان صاحب کی حکومت اسے آگے بڑھا رہی ہے۔ قوانین کل بھی سیاہ تھے، آئندہ بھی رہیں گے۔ آمریت کل بھی ناقابل برداشت تھی اور آئندہ بھی رہے گی، لیکن ان کے تو آپ گن گاتی ہیں۔ اب اس پر غریدہ فاروقی کو ایک بڑا جواب دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا جواب تھوڑا سا زیادہ سخت ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غریدہ کہتی ہے کہ فیک نیوز کی آڑ میں تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور آئینی جمہوری شخصی حقوق کی پامالی کا نیا اٹکنڈا۔ امید ہے اپوزیشن جماعتیں، وکلاء، سول سوسائٹی، کالے قوانین کے خلاف کام کرنے والی تنظیمیں اس نئے اقدام کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گی۔ اب اس پر انہوں نے پی ایف جوجے کو بھی شیئر کیا ہے کہ انہوں نے اس کی مذمت کر دی ہے، مخالفت کر دی ہے صحافیوں نے کہ یہ ہم جو قانون ہے آرڈیننس یہ نہیں مانتے۔ اس پر ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں محترمہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے ٹاک شو پر لوگوں پر جمع، لواطت اور مباشرت کے الزام لگائیں اور پھر اس پر دانت نکالیں۔ ایسے ٹرپل ایکس ریٹڈ شوز کی اجازت دنیا کے کسی ملک کے نیشنل ٹی وی پر نہیں ہے، نہ یہاں دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی ملک میں ہے تو بتا دیں، بہتر ہے اپنے پروگرام کے کانٹینٹ کو درست کریں۔ یہ انہوں نے بڑا سخت جواب دیا ہے۔ بہرحال ایسے جواب میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو صحافی مدر عباس ہیں اور ان کے ساتھ اوریا مقبول جان، انہوں نے بڑی زبردست رات کو پروگرام کے اندر جو ہے وہ پارس جہاں زیب کے پروگرام کے اندر باتیں کی ہے، اور انہوں نے ایک تو یہ بات کی ہے مدر عباس صاحب نے کہ عمران خان کو ہٹانا یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اگر یہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی ہے تو ان کے لیے اور ملک کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ روشن پاکستان میں پیسے جمع کرانے والے ایک صاحب کو میں نے خود سنا ہے، یہ مدر عباس کہہ رہے ہیں کہ جس دن عمران خان کو نکالا گیا اس دن میں اپنے پیسے واپس نکلوا لوں گا۔ عمران خان کو نکالنا آسان نہیں ہوگا، اس سے سیاسی اور معاشی عدم استحکام بڑھے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے فرض محال تو عمران خان کو نقصان نہیں ہے بلکہ سیاسی طور پر فائدہ ہوگا، کیونکہ موجودہ معاشی حالات کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ عدم اعتماد سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، معاشی عدم استحکام بھی بڑھے گا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپوزیشن میں کہا کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ شائع کروں گا، کارگل گھر پر کمیشن بناؤں گا، لیکن جب اقتدار میں آئے تو ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی وہ ہچکچاتے تھے۔ یہی نواز شریف کا پولیٹیکل کریکٹر ہے۔ اپوزیشن اس وقت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم بہتر سلیکٹڈ بن سکتے ہیں،
यानी वो भी डील के चक्कर में है और एक तरफ वोट को इज्जत दो का बयानिया भी बनाते हैं। अब मियां नवाज शरीफ का मसला यह है कि वो अपोजिशन के शुरू के दिनों में आस्तीनें चढ़ाकर बात करते हैं, लेकिन वो यानी अपोजिशन के दिनों के अंदर उनका रवैया और होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आस्तीनों के बटन बंद करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि एक बुनियादी चीज समझ लें, इमरान खान हार मानने वाला आदमी नहीं है। इमरान खान नतैज की परवाह किए बगैर लड़ेगा। जिन हलकों को इमरान खान से परेशानी है वो परेशानी भी बिल्कुल यही है कि इमरान खान रिएक्ट कैसे करेगा, और इमरान खान का रिएक्शन मियां नवाज शरीफ जैसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि अवाम के अंदर वो एक मकबूल लीडर है। वो कहते हैं इमरान खान को एक फिक्रा बोलने की सजा मिल रही है कि मैं, ये उरिया मकबूल जान ने कहा है, लेकिन मदर साहब कहते हैं कि मैं इस बात पर पूरी तरह कायल हूं कि मोहसिन बेग का केस आजादी सहाफत का केस नहीं है। हमें वादे करना होगा कि सहाफी होता कौन है, हमें वादे करना होगा। और बहस वजारतों की कारकर्दगी पर हो रही थी और मोहसिन बेग ने हवाला रेहाम की किताब का देकर हतक की, और हतक की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ उरिया मकबूल जान जो है वो कहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन का ये जो जलसा हुआ है ये बड़ा कामयाब हुआ है। मैं खुद चूंकि डीसी रहा हूं और मुझे इल्म है कि ये इतने अफराद और इस तरीके से जोश व खरोश वो डीसी वालों जलसों के अंदर नहीं हो सकता। वो कहते हैं मैं डीसी रहा हूं, वजीर आजमों के जलसे मैनेज करता रहा हूं। इमरान खान का मंडी बहाउद्दीन का जलसा, डीसीओज का मैनेज करता जलसा हरगिज नहीं था। इस जलसे ने सबको बता दिया कि अगर इमरान खान को इख्तियार से निकाला गया और वो बाहर निकल आया तो बहुत गलत होगा। इमरान खान को एक फिक्रा बोलने की सजा मिल रही है कि मैं हुकूमत से निकल कर बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान का यह जुमला बहुत दूर मानी था, जो बहुत दूर तक पहुंचा है। इस फिक्रे के हिसाब से प्रेशर बन रहा है। अब ये उरिया मकबूल जान कहते हैं, और वो उरिया मकबूल जान ये भी कहते हैं कि अगर जैसे ये अभी तहरीक अदम एतमाद और सारे इकट्ठे हो रहे हैं, अगर इसके पीछे कहीं बफरते बाल एस्टेब्लिशमेंट है भी, एस्टेब्लिशमेंट की दबी हुई ख्वाहिश अगर पूरी हो गई तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। हर सियासी जमात ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो पैदावार बनी, ताल्लुकात रखे। एमक्यूएम के दोस्तों ने खुद कहा कि हमें तो जैसे कहा जाएगा वैसे करेंगे, और मरियम के आबा अजदाद की तारीख भी यही है। क्या नवाज शरीफ को अचानक लंदन बगैर डील के भेजा गया था? यह मुमकिन नहीं है। अदलिया ने वैसे ही फैसला दे दिया था? यह भी नहीं है। ये सारा इमरान खान ने अपनी गलती को तस्लीम किया है। और प्लेटलेट्स का जो मामला आया, वो कहते हैं महंगाई पर कभी कोई हुकूमत नहीं गिरी, मुख्तलिफ अदवार के अंदर महंगाई हुई है। अगरचे ये एक बड़ा मसला है, लेकिन ये फिक्स इनकम वालों का मसला है। इमरान खान की पार्टी भी सारी भी अगर गिरफ्तार कर लें तो भी इमरान खान लोगों के अंदर रहेगा। इसकी अपनी शख्सियत की इंटरनेशनल सतह पर भी क्रेडिबिलिटी है। गाली देना और ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो इमरान खान को हटाना, अगर वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद और ये अपोजिशन के सारा मामला इसके पीछे अगर एस्टेब्लिशमेंट भी है, तो यकीनन ये एक गलत फैसला होगा। और इमरान खान वैसा नहीं है कि नवाज शरीफ की तरह उसकी मकबूलियत ना हो और घर बैठ जाए। वो बड़ा टफ टाइम देगा। अपोजिशन जमातों को भी इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए और इदारों को भी यकीनन नहीं पड़ना चाहिए। तो बड़ी एक संजीदा किस्म की उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।